नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मास्टर कोचिंग में। आज के वीडियो में हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता पर आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 का पेपर लेके आए हैं, जो उत्तर प्रदेश में पेपर हुआ था। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि इससे आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये NMMS की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो है और इस वीडियो में हम रीजनिंग के सभी टाइप के प्रश्न एक ही वीडियो में देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टाइप 1 के साथ। तो देखिए लिखा है खंड 1 GMAT, इसमें ये पहला टाइप का रीजनिंग है। तो पहले टाइप के रीजनिंग में क्या होता है कि आपको 3 विकल्प जो होंगे वो एक जैसे होंगे। निर्देश में ये लिखा गया है, उसको आप पढ़ भी सकते हैं कि 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं। और जो चौथा विकल्प है लिखा है कि एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। तो कोई ऐसा विकल्प होगा जो तीनों विकल्प से भिन्न होगा, उसी को आपको निकालना है और उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सामने लिखना है। तो चलिए ये जानते हैं कि कैसे उस लुप्त पद को आप निकालेंगे, जो तीनों से अलग होगा, उस पद को कैसे निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन 4 है, उसको आप देखते हैं कि FBL GCT BMZ CHX। इसमें देखिए तो F का मान होता है 6 नंबर सीरीज में, F 6वें नंबर पर आता है, B दूसरे नंबर पर आता है और L 12 नंबर पर आता है। तो देखिए 6 का 2 से गुणा हुआ है तो 12 बन गया है। यही नियम देखेंगे कि तीसरे विकल्प में लागू हो रहा है कि नहीं। तो B का मान आता है 2, M आता है 13 स्थान पर और Z होता है 26। देखिए 2 का गुणा 13 से हुआ तो 26 बन गया। चौथे में भी ये लागू होगा। देखिए C आता है तीसरे पर, H आता है 8 पर और X आता है 24 पर। देखिए 3 का गुणा 8 से हुआ तो 24 बन गया। लेकिन यही नियम दूसरे पर लागू नहीं होगा, क्योंकि G आता है 7 पे, C आता है 3 पे और T आता है 20 पे। देखिए 7 का गुणा 3 से करिए 20 नहीं आएगा, इसलिए जो दूसरा विकल्प है वो इन सब से अलग हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे टाइप 1 के रीजनिंग में। कुछ और भी प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। सभी प्रश्न अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपको बताते जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन 9 है कि 5 7 3 4 4 2 6 6 7 0 3 8 और 1 8 2 7। इसमें अगर देखिए तो 7 0 3 8 को जोड़िए तो 18 आ जाएगा, 4 2 6 6 को जोड़िए तब वो 18 आ जाएगा और 1 8 2 7 को जोड़िए तभी भी 18 आ जाएगा। लेकिन अगर 5 7 3 4 जो विकल्प एक में है उसको जोड़ेंगे तो 18 नहीं आएगा, 19 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये तीनों से अलग है। तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो शब्दों में आए हुए होंगे, उसको भी आप देख लेंगे। तो ये कुछ सवाल होते हैं शब्दों के इसी टाइप में, जैसे देखिए दस्ताना, मोजा, टोपी, तौलिया। इसमें कौन अलग होगा? तो आप समझ गए होंगे कि तौलिया अलग होगा, क्योंकि दस्ताना को भी हाथ में पहना जाता है, मोजा को पैर में पहना जाता है और टोपी को सिर में पहना जाता है, लेकिन तौलिया पहनने वाला चीज़ नहीं है, इसलिए वो ये इन दोनों से अलग होगा। आगे देखिए लिखा है कब, तब, क्यों, कहाँ। तो आप पाएंगे कि कब, क्यों, कहाँ ये तीनों एक जैसे होंगे, लेकिन तब जो है वो अलग होगा, क्योंकि कब, क्यों, कहाँ एक प्रश्नवाचक भी हो जाएंगे और तब है वो अलग हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में देखिए लिखा है कि तालाब, झील, नदी, फुहारा। इसमें देखिए तालाब भी प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक है, नदी भी प्राकृतिक है, लेकिन फुहारा प्राकृतिक नहीं है, इसलिए ये इन तीनों से अलग हो जाएगा। तो टाइप फर्स्ट में ऐसे ही सवाल होंगे जो 3 पद एक जैसे होंगे और कोई ना कोई एक पद होगा वो तीनों से अलग होगा, उसी को आपको निकालना है। इन तीनों जो शब्दों के जो प्रश्न हैं इनको आप ज़रूर 100% सही करिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इन प्रश्नों को सही करते हैं और अगर आप इस प्रश्न को गलत कर देंगे तो आप बहुत से बच्चों से पीछे रह जाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे टाइप 2 में। तो अब यहाँ से टाइप 2 के प्रश्न शुरू होते हैं, उनको भी हम देखते हैं। टाइप 2 में कैसे प्रश्न आते हैं, जैसे कि रेशो एंड प्रोपोर्शन के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए ये होता है x रेशियो y और ये होता है समानुपात का चिन्ह, जिसे प्रोपोर्शन में बोलते हैं, और यहाँ पर भी x रेशियो y। बहुत समझिए जो x होगा वो x के जैसे होगा और y के जैसे होगा। तो इस प्रश्न में क्या होता है कि कभी आपको x नहीं दिया होगा और कभी y नहीं दिया होगा, तो आप कैसे पता लगाएंगे? इस x और इस y से आप इसको पता लगाएंगे। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करके और भी अच्छी तरह से सीखते हैं। पहला ही प्रश्न है इस टाइप में, क्वेश्चन नंबर 13 कि h/n रेशो 4/7 समानुपात का चिन्ह है, फिर L/3 रेशो, फिर इसके आगे क्या होगा, यही हमको पता लगाना है। तो देखिए h को हम सब लिख सकते हैं 8 और नीचे लिखा गया है n को लिख सकते हैं हम 14, फिर रेशियो कितना है 4/7।
अब आप देखेंगे कि हम 2 से अगर ऊपर नीचे भाग करें तो 4/7 को हम पा जाएंगे। देखिए 2 4 जा 8 होता है और 2 7 जा 14 होता है। आ गया आप 4/7 आ गया। यही काम अगर हम L/T में करें तो हम ये जो पद हमको पता नहीं है लुप्त पद, इसको हम पा जाएंगे। तो चलिए L/T को संख्या में लिखते हैं। L आता है 12 स्थान पर और T आता है 20 स्थान पर। अब इसको 2 से काटिए, ऊपर नीचे कितना जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 10। तो 6/10 आपका आंसर होगा, ये पहले विकल्प में है। चलिए आगे और भी प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है C/M/39। अब यहीं से आप अंकों में बदलना शुरू कर दीजिए। C को लिख सकते हैं 3, M को लिख सकते हैं 13 और रेशो लिखा गया है 39। अब देखिए क्या हुआ है कि 39 आया है, तो आप पाएंगे कि 13 का गुणा 3 से किया गया है तो 39 आ गया है। यही काम हम G/S में करते हैं, तो हमको ये जो पद पता नहीं है वो हमको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। G को लिख सकते हैं 7 और S को लिखा जा सकता है 19। अब देखिए 19 का गुणा 7 से करिए, कितना आ जाएगा 133, 133 आ जाएगा। ये तीसरे विकल्प में है। इसी प्रकार इसमें कुल 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे और भी प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है 25/KN। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले KN को अंकों में बदलेंगे, तभी हम 25 को पा पाएंगे। तो चलिए K आता है आपका 11 स्थान पर और N आता है 14 स्थान पर। तो N की जगह पर हम लिखेंगे 14 और K की जगह पर लिखेंगे 11। देखिए हमको ये देखना है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि 25 आ गया है। तो आप पाएंगे कि 11 और 14 को अगर आप जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। 11 और 14 को जोड़ने पर 25 आ जाएगा। तो वही काम अगर हम QT में करेंगे तो यहाँ पर हमको जो पद पता नहीं है वो मिल जाएगा। तो चलिए QT को अंकों में बदलते हैं। T आता है 20 स्थान पर और Q आता है 17 स्थान पर। अब इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा, 20 और 17 होता है 37, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। मतलब यहाँ जो पद पता नहीं है वहाँ पर 37 होगा। आप समझ गए होंगे। आगे भी प्रश्न सोल्व करते हैं। जैसे इसके नीचे वाला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, 4 5 8 9 रेशो 26, फिर समानुपात का चिन्ह 8 8 7 6 और यहाँ पर क्या होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो पाएंगे कि 4 5 8 9, 4 5 8 9, इसको अगर आप जोड़ेंगे सभी अंकों को तो 26 आएगा। सभी अंकों को अगर जोड़ेंगे तो 26 आएगा। वही काम आप 8 8 7 6 में करिए तो 29 पाएंगे, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी कुछ प्रश्न शब्दों के होते हैं, उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्रश्न है कि दर्जी, कपड़ा, शिक्षक, इसके बाद क्या होगा। तो देखिए दर्जी काम किस पर करता है, कपड़ा पर करता है। तो शिक्षक किस पर काम करेगा, पुस्तक पर करेगा, इसलिए पुस्तक आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि खिलाड़ी, स्टेडियम, तो डाकिया का क्या होगा। खिलाड़ी कहाँ खेलता है, स्टेडियम पर, तो डाकिया क्या होगा, डाकघर होगा। आप समझ गए होंगे। खिलाड़ी कहाँ खेलता है, स्टेडियम में, तो डाकिया का क्या होगा, डाकघर होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऊन, स्वेटर, तो दूध का क्या होगा। देखिए ऊन से क्या बनता है, स्वेटर, तो दूध से क्या बनेगा, दही बनेगा। आगे और भी प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मास्क का संबंध जिस प्रकार वायरस से, वही संबंध हेलमेट का किससे होगा। तो देखिए मास्क क्या करता है, वायरस से बचाता है, तो हेलमेट किससे बचाएगा, दुर्घटना से बचाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में आपका आंसर है। चलिए अब थर्ड टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखते हैं। इस प्रकार की रीजनिंग में क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी अपना कैलकुलेशन फास्ट करेंगे और सटीक करेंगे तो आप सभी प्रश्न को एकदम 100% सही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें आपका कैलकुलेशन और कैलकुलेशन का स्पीड ही डिपेंड करता है कि आप कितने तेज़ और कितने सटीकता से कैलकुलेशन करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है कि आपको जो प्रश्न दिया रहेगा वो पहले से ही गलत रहेगा। तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, इसमें जो इक्वेशन है 5 = 4 × 8 - 20 + 8, ये पहले से ही गलत है। आपको चारों विकल्प की सहायता से ये देखना है कि कौन सा विकल्प सही है, वैसा वैसा चिन्ह लगा के इसको सही करना है। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करके सीखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न में जो अंक रहेंगे उसको लिखेंगे, चिन्ह को नहीं लिखेंगे। तो प्रश्न में क्या क्या अंक हैं, 5 है पहले, फिर है 4, फिर 8, फिर 20, फिर है 8। अब आप क्या करेंगे, जैसा जैसा विकल्प कहेगा वैसा वैसा चिन्ह लगाते जाएंगे। सबसे पहला विकल्प कह रहा है कि सबसे पहले गुणा लगाइए, तो हमने यहाँ पर गुणा लगा दिया, फिर बराबर, फिर प्लस एंड देन माइनस, तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब आप जानते हैं कि DMAS, आपने एक रूल पढ़ा होगा,
MAS। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवीज़न। तो यहाँ पर कहीं भी डिवीज़न नहीं है, तो उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए अब गुणा करते हैं। तो यहाँ पर एक ही जगह गुणा है, तो 5 का 4 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 बराबर, अब क्या करेंगे, एडिशन। 20 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। अब देखिए 28 में से 8 गया तो कितना बचा, 20 बचा। तो 20 बराबर 20 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो पहला विकल्प क्या है, सही है। इस चिन्ह को लगाने से आपका जो समीकरण है वो सही हो गया। तो ऐसे ही नियम से आपको इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिना चिन्हों के लिखेंगे और उसके बाद जैसा जैसा विकल्प कहेगा वैसा वैसा चिन्ह आप लगाते जाएंगे। तो इसमें कुल 12 प्रश्न शायद रहेंगे, उनको आप इसी प्रकार सही कहेंगे। इसी टाइप की रीजनिंग में आपको एक और प्रकार का रीजनिंग मिलेगा जिसको कहते हैं कोडिंग। ये टाइप 4 हो जाएगा, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि कोड भाषा में कुछ आपको शब्द दिया रहता है, उसी कोड भाषा का उपयोग करके आपको दूसरा शब्द बनाना होगा। तो चलिए सीखते हैं। दिया गया है कि यदि किसी कोड भाषा में फेस को GBDF लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में जीरो का कोड क्या होगा। तो इसको कैसे पता लगाएंगे, देखिए फेस में क्या हुआ है कि GBDF बन गया है, यही हमको देखना है। तो देखिए FACE फेस है और ये क्या बन गया है, GBDF। देखिए F के बाद क्या आता है G, A के बाद क्या आता है B, C के बाद क्या आता है D और यहाँ पर E होगा। तो F के बाद क्या आता है E। तो वही काम आप जीरो में भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जीरो का पहला शब्द क्या है, Z है। तो Z के बाद क्या आता है, कुछ नहीं आता है, लेकिन Z के अगर पीछे जाएंगे तो A मिलेगा। तो यहाँ पर A लिख दीजिए, यहाँ पर A हो जाएगा। अब देखिए E है, E के बाद क्या आता है F। अब देखिए AF कहाँ पर है, तो इसमें भी है और इसमें भी है। तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे, यहाँ पर ZER है जीरो में। अब देखिए R के बाद क्या आता है, S आता है। तो AFS हो गया, किसमें है, वो थर्ड विकल्प में है। तो यही क्या होगा, सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं और भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है कि यदि किसी कोड भाषा में बर्ड को AJQER लिखा जाता है तो उसी भाषा में अप्रैल का कोड क्या होगा। इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखा गया है बर्ड को BIRDS, इसको लिखा गया है AJQER। अब ये कैसे AJQER बना है, यही हमको देखना है। देखिए जो AJQER में जो इसका पहला लेटर है A के बाद जाएंगे तो आपको B मिलेगा। A के बाद क्या आता है, AB आता है। तो इसलिए आप सभी ऑप्शन में देखेंगे कि अप्रैल का पहला कोड है A, तो किस ऑप्शन के पहले लेटर के बाद A आता है। तो आप सभी ऑप्शन को बारी बारी देखेंगे। तो जो पहला ऑप्शन है ZQ, तो Z के बाद क्या आता है, A आता है, इसलिए पहला विकल्प क्या होगा, आपका आंसर होगा। सिर्फ एक अल्फ़ाबेट देखकर भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। लिखा गया है कि यदि किसी कोड भाषा में गार्डन को 49 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में फिंगर का कोड क्या होगा। ये भी एकदम आसान है। देखिए गार्डन को 49 लिखा जाता है, आप देखिए पहले गार्डन लिखिए GARDEN, इसको क्या लिखा गया है 49। अब गार्डन को आप अंकों में बदल लीजिए, जैसे इसको अंक में बदल के अगर आप जोड़ेंगे सभी अंकों को तो 49 मिल जाएगा। अब यही काम आप फिंगर में करिए, फिंगर के भी अगर सभी अल्फ़ाबेट को आप अंकों में बदलेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 59 मिल जाएगा। तो ऐसे करके ये सही होगा। आगे देखिए लिखा गया है कि टीचर को AETCREH लिखा जाता है तो उसी भाषा में लखनऊ का कोड क्या होगा। अब यहाँ देखिए टीचर है, टीचर से सीधे क्या बन गया है, T से A हो गया है, T से सीधे A हो गया। ये कैसे हुआ है, आप कूद के जाएंगे तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा वो देखेंगे तो A कहाँ है, तीसरे पर है। टीचर में A कहाँ आता है, थर्ड उस पर आता है प्लेस पर, और ये कहाँ पर आ गया है, फर्स्ट प्लेस पर आ गया है। देखिए थर्ड प्लेस से सीधे फर्स्ट प्लेस पर आ गया है। तो लखनऊ में थर्ड प्लेस क्या है, C है, और ये कहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा। तो कहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर है, सेकंड ऑप्शन में C फर्स्ट प्लेस पर है। तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर एक और बात देखेंगे तो टीचर में जो सेकंड प्लेस है E, वो इन दोनों में सेम रह रहा है, AETCREH में भी सेम रह रहा है और टीचर में भी सेम रह रहा है। ऐसे ही लखनऊ में जो U है वो इसमें भी सेम है और दूसरे विकल्प में भी सेम है। चलिए अब आगे देखते हैं और भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस टाइप के रीजनिंग में। आगे प्रश्न दिया है कि किसी कोड भाषा में नेशन को ANITNO लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में मेंटल का कोड क्या होगा।
यहाँ पर भी देखिए शब्दों को आगे पीछे करके बनाया गया है। नेशन से सीधे क्या हो गया है, एनिटन हो गया। अब देखेंगे जो पहला प्लेस पर लेटर है नेशन में एन, वो कहाँ पर चला गया है, दूसरे स्थान पर चला गया है। तो आप मेंटल में भी यही करिए, सीधे एम जो फर्स्ट स्थान पर है वो कहाँ जाना चाहिए, दूसरे स्थान पर हो जाना चाहिए, दूसरे स्थान पर। तो कहाँ पर दूसरे स्थान पर है, ना फर्स्ट में है, ना सेकंड में है, ना थर्ड में है, सीधे फोर्थ में है। तो यही थर्ड में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न दिया है कि यदि किसी कोड भाषा में एनिमल को ZMHLZK लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में कोडिंग का कोड क्या होगा। यहाँ आप ये देखेंगे कि एनिमल से ZMHLZK कैसे बना है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि ए से जेड कैसे बना है, ए से जेड कैसे बना है। तो आप ए से एक कदम पीछे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। तो यही काम आप सी में करिए, सी से एक कदम पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, बी मिलेगा। तो बी किस ऑप्शन में है, थर्ड में नहीं है, थर्ड तो वैसे ही कट गया, फोर्थ में भी नहीं है, और फर्स्ट में है और सेकंड में है। तो थोड़ा और आगे देखते हैं, एनिमल का जो सेकंड लेटर है एन और ZMHLZK का जो सेकंड लेटर है वो है एम। अब आपको देखना है कि एन से एम कैसे बना। तो देखिए अगर आप एन से एक कदम पीछे जाएंगे, तो आपको एम मिलेगा। तो यही काम आप कोडिंग में करिए। कोडिंग का दूसरा लेटर क्या है, ओ से एक कदम पीछे जाइए, आपको क्या मिलेगा, एन मिलेगा। वो किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है, सेकेंड लेटर में एन। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, इन सही प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि फिफ्थ प्रकार के रीजनिंग में कैसा प्रश्न होता है। तो इस प्रकार के रीजनिंग में क्या होता है कि समस्या आकृति होता है, मतलब लाइन से ही कुछ आकृति चल रही होंगी और इधर वाला क्या होगा, लुप्त पद होगा। इसी को आपको फाइंड करना है इन 4 ऑप्शन की सहायता से। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले बक्स में क्या दिया हुआ है, आई, फिर वी, फिर क्या दिया हुआ है, जेड, और इधर वाला हमको फाइंड करना है। तो देखिए आई में कितना वो है, लाइन है, एक लाइन है। आई में कितना लाइन है, एक लाइन है। वी में कितना लाइन है, एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, 2 लाइन है। जेड में कितना लाइन है, 3 लाइन है, एक ऐसे, फिर एक ऐसे और एक ऐसे, 3 लाइन है। तो यहाँ देखिए एक लाइन, 2 लाइन और इधर 3 लाइन, तो इधर 4 लाइन होना चाहिए, जो कि केवल एम में है। एम में 4 लाइन होता है, एक ऐसे, ऐसे, एक ऐसे और ऐसे। और आगे देखिए तो एक और समस्या करती है जिसमें एक गोला है और उसके ऊपर एक ऐसा आकृति बना हुआ है। फिर इस बक्से में क्या हुआ है कि वो आकृति ऐसे नीचे आ गया है। इस बक्से में क्या हुआ कि वो आकृति ऐसे चल गया है, इस तरफ से ऐसे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो ऐसे आना चाहिए, ऐसे ही आएगा, क्योंकि बस यही वाला जो लाइन है वो नहीं आया है। तो ना फर्स्ट में है, ना थर्ड में है, ना फोर्थ में है, केवल सेकेंड में है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। इसमें क्या है कि एक गोला बना हुआ है और उसके अंदर 2 लाइन है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है। इसके बगल में भी एक गोला है और उसके अंदर 4 लाइन है, एक ऐसे, ऐसे, ऐसे और एक ऐसे। यहाँ पर कितना लाइन, 2, और यहाँ पर कितना लाइन, 4 लाइन। मतलब 2 का 2 गुना यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर 1 का 2 गुना होगा। 1 का 2 गुना कितना होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक लाइन है अंदर, तो 1 का 2 गुना कितना हो जाता है, 2। तो यहाँ पर जो आकृति बनेगी उसके अंदर 2 लाइन होगा। तो देखिए इसमें एक लाइन है, इसमें भी अंदर एक लाइन है और इसके अंदर 4 लाइन है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अंदर केवल 2 लाइन है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। तो इसमें क्या हुआ है कि एक स्क्वायर बना हुआ है और उसके अंदर एक ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुज है। और उसके बाद क्या हुआ है, त्रिभुज बाहर निकल आया है और क्या है, जो स्क्वायर था वो इसके अंदर चल गया है और वो फिल हो गया है किसी कलर से, ब्लैक कलर से फिल हो गया है। तो अब क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक आकृति है, वहाँ पर क्या है, त्रिभुज है बाहर और उसके अंदर क्या है, चतुर्भुज, मतलब स्क्वायर है। अब क्या होगा कि ये जो स्क्वायर है वो बाहर निकलेगा और ये जो रेक्टेंगल वो उसके अंदर जाएगा और ये फिल हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा। तो ये किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो समस्या आकृति में ऐसे ही 10 प्रश्न आते हैं जिसको आप सॉल्व करेंगे देख देख कर कि कैसे कैसे समस्या आकृति आगे बढ़ रही है। इसमें देखिए जैसे कि एक घड़ी का उदाहरण लें। एक घड़ी का एक सुई ऐसे है, फिर उसके बाद ऐसे हो गया है, फिर इस तरफ हो गया है। तो अब क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऊपर की दिशा में होना चाहिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 में है।
चलिए अब आगे देखते हैं सिक्स्थ प्रकार की रीजनिंग को, छठे प्रकार की रीजनिंग को। ये रीजनिंग थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन वो करेंगे, देखेंगे कि कैसे क्या हुआ है, तो आप इसको निकाल लेंगे। जैसे कि अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को देखें तो यहाँ पर एक देखिए ट्रायंगल बना है, यहाँ पर 7 लिखा गया है, यहाँ पर 42 और यहाँ पर क्या हुआ है 2 लिखा गया है। अब देखिए अगर आप 7 को 42 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 6 और 6 को 2 में जोड़ें तो आ जाएगा 8। तो यहाँ पर 8 हमको पता चल गया। यही काम इसमें भी करेंगे। 7 को 14 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 7 2 जा 14 और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यही काम आप यहाँ करिए। 30 को 6 से डिवाइड करिए आ जाएगा 5 और 5 और 0 को जोड़िए तो 5 आ जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 में है। आगे देखिए इसके नीचे ही प्रश्न है कि 4 2 फिर नीचे आ गया 64, 3 1 9 और 5 2 यहाँ पर क्या आएगा। देखिए 4 और 2 का गुणा करिए 8 आ जाएगा और 8 का वर्ग कर दीजिए या फिर 8 का 8 से ही गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 64। यही काम आप तीसरे वाले बॉक्स में भी कर सकते हैं। 3 का 1 से गुणा करिए, सबसे पहले गुणा तो कितना आ जाएगा 3। अब देखिए 3 का वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग मतलब 3 का 3 से गुणा तो कितना हो जाएगा 9, जो यहाँ पर लिखा गया है। अब तीसरे बॉक्स में भी यही करना है। 5 का 2 से पहले गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 10। अब 10 का क्या करना है, वर्ग कर देना है। 10 का वर्ग कितना होगा 100 होगा। 10 का वर्ग होता है 100, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जिसको आप देखेंगे कि कैसे क्या हुआ है और सॉल्व करेंगे। जैसे में गुणा जोड़ घटाना भाग वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है, यही होगा। चलिए अब आगे सिक्स्थ प्रकार की रीजनिंग को देखते हैं कि टाइप 6 में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको रेशो प्रोपोर्शन वाले सवाल जो आपने सेकेंड टाइप में पढ़े थे, x रेशियो y और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह था और यहाँ पर x रेशियो y। अगर हमको इस x को निकालना था तो हम इस x को देख रहे थे और इस y को निकालना था तो इस y को देख रहे थे। तो यही काम यहाँ पर समस्या आकृति में हमको करना है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है, यहाँ पर ऐसे एक आकृति दिया गया है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये x है और यहाँ पर ये x है। तो इस x में क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया है। ये देखिए लेफ़्ट साइड इशारा कर रहा था तो ये राइट साइड ऐसे इशारा कर रहा है और इसका जो पॉइंट ऊपर था वो क्या हो गया है, नीचे हो गया है। इसका जो ऊपर था पॉइंट वो यहाँ पर नीचे हो गया है। तो y में भी यही होना चाहिए, ये y है और ये भी y है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस y में क्या है कि ऐसे इशारा हो रहा है और y के राइट साइड यहाँ पर ये पॉइंट वाला लाइन है। तो क्या होना चाहिए, ये जो है वो डाउन साइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसको डाउन बना देते हैं, डाउन साइड हो जाएगा। और फिर ये जो इसके राइट साइड था वो इसके लेफ़्ट साइड हो जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे इसके नीचे ही प्रश्न है जिसमें एक त्रिभुज है उसके अंदर गोला है। एक त्रिभुज है उसके अंदर गोला है। फिर क्या हुआ है, गोला बाहर आ गया है। देखिए गोला बाहर आ गया और त्रिभुज क्या हो गया है, अंदर चला गया है। तब इसके आगे देखिए क्या है कि एक चतुर्भुज है और उसके अंदर गोला है। एक चतुर्भुज है उसके अंदर गोला है। तो क्या होना चाहिए, गोला बाहर आ जाना चाहिए और चतुर्भुज को अंदर चल जाना चाहिए। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है ये भी। तो आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर बना हुआ है और उसके अंदर क्या है, एक गोला है और गोले के अंदर 4 लाइन है। एक लाइन ऐसे, ऐसे 2 लाइन हो गया और ये 3 और ये 4 लाइन है। और इसके बगल में देखेंगे तो एक स्क्वायर है और उसके अंदर 4 भुजा का एक चित्र है। तो मतलब इसमें 4 लाइन है तो यहाँ पर 4 भुजा का एक चित्र बन गया है। आपने संबंध देख लिया कैसे हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्क्वायर है और उसके अंदर क्या है, एक गोला है और केवल 3 लाइन है, एक ऐसे और ऐसे और एक ऐसे, 3 लाइन है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 लाइन का एक फिगर बनना चाहिए जो कि होता है ट्रायंगल और ऊपर एक स्क्वायर होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो आप समझ गए होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो वो टाइप 6 था और ये टाइप 7 है। अब हम टाइप 7 रीजनिंग पर पहुंच गए हैं। जल्दी हम टाइप 10 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर या फिर अल्फ़ाबेट की एक श्रृंखला होती है और जो लुप्त पद होता है उसको हमको फाइंड करना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 65 टाइप 7 का पहला क्वेश्चन है कि 4 5 7 10 14 और यहाँ पर एक लुप्त पद है, इसको फाइंड करना है 25 32 और यहाँ पर भी एक लुप्त पद है, फिर उसके बाद 49। हमको देखना है कि नंबर सीरीज कैसे जा रहा है। तो आप देखिए पहले लिखा गया है 4, उसके बाद लिखा गया है 5 और उसके बाद लिखा गया है 7। देखिए 4 और 5 के बीच में कितना गैप है, 1 अंक का गैप है।
4 और 5 के बीच में कितना अंक का गैप, 1 अंक का, लेकिन 5 में 1 नहीं जोड़ा गया है, उसमें जोड़ा गया है 2, मतलब 1 में 1 जोड़ कर जोड़ा गया है। 1 और 1 कितना होता है 2, और 5 में कितना जोड़ा गया है 2, तब आया है 7। इसके आगे भी देखिए यही हुआ है, 5 7 10, इसके आगे 5 7 10 है, और देखिए 5 7 में गैप कितने का है 2 का है, लेकिन 7 में 2 नहीं जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, मतलब 2 में 1 जोड़ कर जोड़ा गया है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, n+1। n क्या है, संख्याओं के बीच में गैप है और उसमें 1 जोड़कर हम आगे वाला संख्या निकाल रहे हैं। आपने इतना समझ लिया। आप देखिए है 10 14 और यहाँ पर हमको फाइंड करना है, तो 10 और 14 के बीच में कितना गैप है, 4 का गैप है, तो हम 14 में 4 नहीं जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़कर जोड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, n+1। देखिए 14 में 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, और 14 और 5 कितना होता है 19, 14 और 5 होता है 19। किस ऑप्शन में है, 19, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड में भी है 19 और 4 में भी है 19। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसके आगे है 25 32 और यहाँ वाला हमको फाइंड करना है। तो देखिए 25 और 32 के बीच में गैप कितने का है, 7 का है, लेकिन 32 में 7 नहीं जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 32 में 8 जोड़ेंगे, क्योंकि n+1 का फॉर्मूला लग रहा है। तो 32 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो अल्फ़ाबेट भी है और नीचे नंबर भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए नीचे 4 का सीधे टेबल ही हो गया है, 4 का सीधे टेबल हो गया, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 12 16, तो इसके बाद क्या आएगा 20 आएगा, जो कि केवल ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक करने के लिए आप इसके आगे और जा सकते हैं, 24 है तो इसके बाद क्या हो जाएगा 28, वो भी इस ऑप्शन में है। ऊपर देखिए बी है, उसके बाद डी आ गया, कैसे आया है, सी को छोड़कर डी आ गया है, मतलब इसके बीच में एक लेटर का गैप हो रहा है। डी है तो ई नहीं आया है, एफ आ गया है, एक लेटर का क्या हो रहा है, गैप हो रहा है। तो एच है तो आई नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहाँ पर, जे आना चाहिए। तो किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में ही है, तो यही ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। ऐसे इसमें नंबर की सीरीज जा रहे होंगे और आपको पता लगाना है। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बता दूं कि ये कैसे जा रहा है कि ए और यहाँ पर गैप है बी बी बी। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको ये देखना है कि ए के बाद क्या आ रहा है, वही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ए के बाद देखिए क्या आ रहा है, हमेशा क्या आ रहा है, बी आ रहा है। देखिए ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए ए के बाद क्या है, बी है, तो यहाँ पर आप बी भर दीजिए। देखिए किस ऑप्शन में है बी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। तो आप ये देखिए कि अब बी के बाद क्या आ रहा है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर ये वाला हमको फाइंड करना है। तो बी के बाद देखेंगे आप, यहाँ पर बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ पर आप सी भर दीजिए। यहाँ पर हमने बी भरा था, यहाँ पर सी। अब देखिए बी और सी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो टाइप 7 में आपको ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करना है। प्रश्न जैसा दिया रहेगा वो लेटर आपको देखना है, किस लेटर के बाद क्या रहा है वही आपको भर देना है। ये देखिए 8 टाइप का रीजनिंग है और ये रीजनिंग बहुत ही आसान होता है। इसको अगर थोड़ा सा भी अगर आप देखेंगे फिगर कैसे बना है तो उसको एकदम आसानी से निकाल लेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको 3 शब्द दिए रहेंगे। देखिए चिड़ियाघर, पशु पक्षी, ये 3 लेटर दिए रहेंगे और ये 3 सेट दिए रहेंगे, 4 सेट दिए रहेंगे, सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4। इन सेट को देखना है कि इन सेट में क्या संबंध है, वही संबंध इन लेटर में भी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे ये सीखते हैं। सेट 1 में क्या है कि गोला है, उसके अंदर गोला है, फिर उसके अंदर भी एक गोला है। देखिए 3 शब्द भी हैं और 3 गोले भी हैं। इससे आप समझ गए होंगे प्रत्येक शब्द एक गोले से मेल खाता है। देखिए सेट 2 में क्या है, एक गोला है और उसके अंदर इधर एक गोला है और इधर एक गोला है, मतलब एक थाली है उसमें 2 कटोरे हैं, समझ गए आप। और थर्ड सेट में क्या है कि एक गोला इधर है, एक गोला इधर है और एक गोला इधर है, मतलब तीनों गोले अलग अलग हैं। और फोर्थ सेट में क्या है कि एक गोला है, उसके अंदर गोला है और एक गोला क्या है, उससे बाहर है। तो इन सेट को आप समझ गए। अब प्रश्नों को लगाते हैं। प्रश्न है कि चिड़ियाघर, पशु पक्षी। देखिए अगर इसको हम चिड़ियाघर माने तो देखिए एक तरफ रहते हैं पशु और एक तरफ रहता है पक्षी, तो ये किस सेट से मेल खा रहा है, देखिए चिड़ियाघर और इधर होगा पशु और इधर होगा पक्षी, तो सेट 2 से ये मेल खा रहा है। इसलिए ऑप्शन 3 में जो लिखा है 2 वही आपका सही आंसर होगा।
आगे देखिए लिखा है वाहन कार बस, तो ये किस सेट से मेल खा रहा है, ये भी सेट 2 से मेल खा रहा है, क्योंकि देखिए कार को भी आप वाहन कह सकते हैं, बस को भी वाहन कह सकते हैं। तो ये देखिए ये हो गया वाहन, इसके अंदर कार आ जाएगा और बस आ जाएगा, क्योंकि कार अलग है बस अलग है, तो इनको हमने अलग अलग रखा, लेकिन ये दोनों क्या हैं, वाहन है, इसलिए हमने इनको इस प्लेट में रखा। समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं, और भी आसान होगा आपको। तो आगे देखिए प्रश्न दिया गया है कि मध्य प्रदेश भोपाल दिल्ली, मध्य प्रदेश भोपाल और दिल्ली। आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का राजधानी क्या है, भोपाल है, इसको मध्य प्रदेश माने और इसका राजधानी क्या है, भोपाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर ही आता है भोपाल, और दिल्ली क्या है, इससे अलग है। तो ये कौन सा सेट हुआ, ये हुआ सेट 4, इसलिए देखिए ऑप्शन 1 में दिया है 4, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया गया है कि मेढक गाय शेर। अब इसमें आप देखेंगे कि मेढक अलग है, गाय अलग है, और शेर क्या है, अलग है। मेढक अलग है, गाय अलग है, और शेर अलग है, तो ये कौन से सेट से मेल खा रहा है, आप देखिए ये खा रहा है सेट 3 से मेल खा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे देखिए दिया गया है वर्ष महीना सप्ताह। आप समझ गए होंगे कि अब क्या है, वर्ष है ये, इसके अंदर क्या आता है, महीना आता है, महीने के अंदर क्या आता है, सप्ताह आता है, ये सेट 1 से मेल खा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया 1, तो यही क्या है, सही है। एकदम आसान आसान होता है इस वाले टाइप में। इसके नीचे क्या है, चेहरा आँख नाक, ये देखिए चेहरा है, ये क्या आँख, और ये क्या हो गया, नाक, तो ये कौन सा सेट है, ये देखिए ये सेट 2 है, तो ये देखिए 2 में, तो ये 4 में दिया गया है, सॉरी यहाँ पर 3 में दिया गया है 2, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए पेंसिल चाकू पानी। अब देखिए पेंसिल चाकू पानी तीनों अलग अलग हैं, ये हो गया पेंसिल, ये हो गया चाकू, और ये हो गया पानी, जो कि सेट 3 से मेल खा रहा है। आगे देखिए दिया गया है समाचार पत्र, समाचार और संगीत। समाचार पत्र हो गया, ये समाचार पत्र के ही अंदर होता है समाचार, लेकिन समाचार पत्र के अंदर संगीत नहीं होता है, तो ये अलग हो जाएगा। तो ये कौन से सेट से मेल खा रहा है, ये शायद सेट 4 है। हाँ देखिए ये सेट 4 से मेल खा रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि टाइप 10 में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हो गया टाइप 9, और आखिरी टाइप हम देखते हैं कि इस टाइप में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी टाइप बहुत ही आसान होता है, लास्ट के जो 2-3 टाइप हैं वो एकदम आसान होंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप निर्देश को अच्छे तरह से पढ़ेंगे कि निर्देश क्या कह रहा है। उसमें एक प्रश्न होगा जो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसको आप एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, उसी से ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न बने होंगे आगे के। तो चलिए निर्देश को पढ़ते हैं। इसमें एक प्रश्न है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दिया गया है कि राम श्याम मोहन अमर और देव। आप लिखेंगे राम श्याम मोहन अमर और देव, ये सब कक्षा 8 के छात्र हैं। ठीक, हिंदी की परीक्षा में अमर को 78 अंक मिले, तो अमर क्या है, यहाँ पर है, इसको 78 अंक मिले। ठीक, श्याम को 55 अंक मिले, जो श्याम है इसको कितने अंक मिले, 55 अंक मिले। ऐसे ही आप लिखते जाएंगे। अब फिर लिखा गया है कि राम को श्याम से 12 अंक अधिक। राम को, ये जो राम है इसको श्याम से 12 अंक कितने मिले, अधिक मिले हैं। तो राम का कितना अंक हो जाएगा, 55 में 12 जोड़ेंगे, क्योंकि श्याम के अंक में अगर आप 12 जोड़ेंगे तभी राम का अंक मिलेगा, क्योंकि राम को 12 अंक अधिक मिला है, तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। ठीक, आगे पढ़िए, लिखा गया है कि मोहन को अमर से 4 अंक अधिक मिले। ये जो मोहन है इसको अमर से, ये जो मोहन है इसको अमर से 4 अंक अधिक मिले, तो ठीक है 78 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। समझ गए आप। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। देव को राम से 7 अंक अधिक मिले। ये जो देव है इसको राम से 7 अंक कितने मिले, अधिक मिले, तो 67 में 4 जोड़िए कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 74। अब बस इसी पर सारे प्रश्न आधारित होंगे, इसी पर आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि सबसे कम अंक किसे मिले। तो आप इसमें देखिए कि सबसे कम अंक किसको मिले, तो सबसे कम अंक मिला है श्याम को 55 अंक। तो श्याम कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि सबसे अधिक अंक किसको मिले। तो सबसे अधिक अंक मोहन को मिले थे, कितने मिले थे, 82 अंक मिले थे। तो सही जवाब हो जाएगा मोहन।
आगे देखिए पूछा गया कि राम और देव के अंक में कितना अंतर है। राम को मिले थे 67 अंक और देव को मिले थे 74 अंक। तो इनके अंकों में कितना अंतर है, इनके अंकों में 7 का अंतर है। तो कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है 7, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न और होंगे। तो लास्ट के 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। पूछा गया कि कितने छात्रों को अमर से अधिक अंक मिले, कितने छात्रों को अमर से अधिक अंक मिले। तो आप देखिए 78 से अधिक किसको मिले हैं, केवल मोहन को मिले हैं 82। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है 1, यही आपका सही आंसर होगा। पूछा गया कि कितने छात्रों को देव से कम अंक मिले। तो देव यहाँ पर है, उसके अंक हैं 74। इससे कम अंक कितने छात्रों को मिले, तो श्याम को मिले हैं और राम को मिले हैं। तो केवल 2 छात्रों को मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में गया है 2, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने के लिए। और कोई भी अगर प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और आगे भी हमारे चैनल पर साइंस, सोशल साइंस और मैथ के वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छे से होगी। अगर इस वीडियो में कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।